वॉल्यूम 1 में हम 2 अधिकारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इस टॉपिक में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार से अध्ययन करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक। मानव का क्रय विक्रय और उससे बेकार करवाई जाती है तो इसमें रोक लगाई गई है। संविधान में बेकार, जबरदस्ती करवाए गए श्रम तथा मानवीय शोषण के अन्य किसी भी रूप पर प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी किसी अन्य व्यक्ति से ज़बरदस्ती कोई भी कार्य नहीं करवा सकता, बेकार नहीं करवा सकता, और अगर कोई अपनी सहमति से कोई कार्य करता है तो उस बदले में उसको उसका वेतन देना पड़ता है। मानव का किसी भी रूप में शोषण नहीं किया जाता। हमारे देश में पुराने समय से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें श्रमिकों को, किसानों को, बंधुआ मजदूरों को, स्त्रियों को और बच्चों से बेकार करवाकर उनका शोषण किया जाता था। लेकिन इस कानून के तहत इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। छोटे बच्चों से कार्य करवाया जाता है जिनकी उम्र पढ़ने की होती है और उनसे ज़बरदस्ती कार्य करवाया जाता है या थोड़े से लालच में उनको जोखिम भरे स्थानों में काम करवाया जाता है, तो इस अनुच्छेद के तहत उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, खानों में और जोखिम वाले कामों में नहीं लगाया जाएगा। तो इन कामों के लिए यह अनुच्छेद प्रतिबंध लगाता है। चौथा अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है, अर्थात अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को अपने अंतर्मन की स्वतंत्रता है कि कोई भी धर्म के आधार पर कोई भी धर्म स्वीकार करें, उसका अनुसरण करें और उसका प्रचार करें, वह कर सकता है। कोई भी अपना धर्म स्वीकार कर सकता है, उस धर्म का अनुसरण कर सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है। दूसरी बात, धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेद के किसी व्यक्ति को प्रवेश और पूजा से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद कहता है कि धार्मिक संस्थाओं में, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इसमें कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानता है, उसमें उनको प्रवेश से और वहाँ पर पूजा करने से यह कोई भी रोक नहीं सकता, और यह हमें इजाज़त देता है कि हम इन धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश करके पूजा कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है कि हम धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं, धर्म पर आधारित संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति, उससे संबंधित चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं और उसका स्वामित्व का भी अधिकार हमारे पास है। चल अचल संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार ये अनुच्छेद प्रदान करता है। संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार हमें प्रदान करता है कि कानून के अनुसार उस धार्मिक संस्था में संपत्ति का हम संचालन कर सकते हैं और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, लेकिन यह सारा कार्य राज्य की सुरक्षा के हित में होना चाहिए। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के पोषण के लिए
करों के भुगतान अर्थात चुकाने में स्वतंत्रता देता है कि किसी विशिष्ट धर्म का हम पोषण कर रहे हैं, किसी विशिष्ट धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसकी अभिवृद्धि कर रहे हैं, तो उस अभिवृद्धि के लिए करों उससे संबंधित जितना हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे को, उन रुपयों को, उस धन को करों के टैक्स से छूट दी गई है, करों के भुगतान से स्वतंत्रता दी गई है। ये अनुच्छेद हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक देता है कि राजकीय जो संस्थाएं हैं, सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं हैं, राजकीय निधि से स्थापित जो संस्थाएं हैं, उन पर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। देखो आगे लिखा हुआ है कि राजकीय निधि से किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी सरकार अपनी निधि से, अपने कोष से उस शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा, किसी धर्म विशेष आधारित शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको इस धर्म की शिक्षा लेनी ही पड़ेगी, इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कि इस सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है और वित्तीय सहायता प्राप्त है, सरकार के पैसों से संचालित है, अनुदान से संचालित है, उस शिक्षण संस्था में किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पांचवा मूल अधिकार है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, भाषा के आधार पर है, जाति के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, तो उनके हितों की सुरक्षा का प्रावधान ये अनुच्छेद करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है कि जो भाषा वह बोलना चाहता है, जो उसकी लिपि है, जिस संस्कृति रीति रिवाज को वो अपनाता है, तो उसकी सुरक्षा का, संरक्षण का पूरा अधिकार है। राजकीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए जाति वर्ग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। सरकारी जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकार की निधि से संचालित जो संस्थाएं हैं, उनमें विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह इस जाति का है या इस वर्ग का है, इस आधार पर कोई भेद, सबको समान रूप से प्रवेश दिया जाएगा। अगला अनुच्छेद है 30। अनुच्छेद 30, इसमें प्रावधान किया गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके संचालन का उनको अधिकार दिया गया है। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय ऐसी संस्था के साथ धर्म की, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार होगा, और जब सरकार उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है तो ऐसी संस्था के साथ धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यह तो इस धर्म से संबंधित है, यह इस जाति से संबंधित है, इसलिए इसको वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाए या कम की जाए, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। ये मूल अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसमें मूल अधिकारों के उचित क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई है कि मूल अधिकारों को किस प्रकार से लागू किया जाना है, मूल अधिकारों, व्यक्ति के मूल अधिकारों की किस प्रकार रक्षा की जानी है। इसका अर्थ है कि नागरिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है।
कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका में जा सकता है। अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, कोई उनका उल्लंघन कर रहा है, तो वह व्यक्ति न्यायपालिका में जाकर और सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है कि यह अनुच्छेद संविधान का हृदय है, आत्मा है। इसका मतलब यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के माध्यम से सर्वोच्च और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं, लेख जारी कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं, अब इसका अध्ययन करते हैं। पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, जिसको हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इसमें क्या प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारी को जारी आदेश कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय और निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करें। अर्थात जो संबंधित अधिकारी है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाता है, तो न्यायालय यह आदेश जारी करता है कि उस व्यक्ति को जिसको आपने बंदी बनाया है उसको निश्चित समय में, इतने समय में, इस स्थान पर और इस प्रयोजन के लिए आप उपस्थित करेंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किस आधार पर बंदी बनाया गया है। कि बंदी वास्तविक रूप में बंदी बनाना वैध है या अवैध है, उसके लिए न्यायपालिका उस संबंधित अधिकारी को आदेश जारी करता है। दूसरा लेख है परमादेश अर्थात मैंडेमस। इसमें उस अधिकारी को आदेश जारी किया जाता है जो कि अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहा है। न्यायालय उस अधिकारी को आदेश जारी करता है जो अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। इसको परमादेश कहा जाता है। तीसरा लेख है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन भी कहते हैं इसको। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों, अपने से नीचे वाले जो न्यायालय हैं रैंक के, उनको आदेश जारी किया जाता है कि उस मामले में आप कार्रवाई नहीं करें जो आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, उस मामले में आप कार्रवाई नहीं करें और वहीं रोक दें। यह है प्रतिषेध लेख। चौथा लेख है उत्प्रेषण लेख, जिसको सर्सियोरी भी कहते हैं। इसमें किसी मामले को, किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए आदेश जारी किया जाता है, जिससे कि अपने शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न करें। उत्प्रेषण लेख में क्या है कि कोई भी मामला, कोई विवाद है, कोई वाद है, उसको उच्च न्यायालय में भेजना निम्न न्यायालय द्वारा, वो इसलिए ताकि निम्न न्यायालय अर्थात अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति से अधिक उस मामले में अपने अधिकारों का प्रयोग न करें। पांचवा लेख है अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो। क्वो वारंटो भी इसको कहते हैं। इसमें क्या प्रावधान है, गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी पद पर पदासीन उस व्यक्ति को जारी आदेश कि किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। कोई व्यक्ति सरकारी या अर्ध सरकारी पद पर आसीन है या उसको ग्रहण कर लिया है या करने जा रहा है, तो उसको आदेश दिया जाता है गैर कानूनी तरीके से। अगर वो पदासीन है तो उसको आदेश जारी किया जाता है कि आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं। तो ये निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी से आशय है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी, अर्थात किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है तो उसके लिए कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती है।
यह अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध को करने से रोकने की प्रक्रिया है। अगर सरकार को यह आभास हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है और उससे राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है या खतरे की आशंका हो, धमकियां मिल रही हो, तो राज्य कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को बिना जांच किए बंदी बना सकता है। लेकिन इस कानून के तहत 3 महीने से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता। निवारक नज़रबंदी के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यह सरकार ने दिसंबर 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया था, जो बाद में कानून का रूप ले लिया। इसका मुख्य उद्देश्य है सांप्रदायिक व जातीय दंगों और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति हैं उनको रोकना है। अर्थात सांप्रदायिक और जातीय दंगों को देश में फैलने से रोकना है और देश की सुरक्षा के लिए यह अति आवश्यक है कि ऐसे जो गंभीर किस्म की गतिविधियां, खतरनाक गतिविधियां जो कोई व्यक्ति करने वाला है उसको रोकना है। जून 1984 में इस कानून में संशोधन करके इसको और अधिक कठोर बनाया गया था। अब इसमें नज़रबंदी आदेश की अवधि अगर ख़त्म हो जाती है, अर्थात 3 महीने की जो अवधि है वो पूरी हो जाती है या रद्द कर दी जाती है, तो सरकार नया आदेश जारी कर उसको नज़रबंद कर सकेगी। इसके तहत एक कानून पहले से लागू है, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोधक अधिनियम 1974, अर्थात विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने के लिए और तस्करी को नशीले और मादक पदार्थ और अन्य जो विदेशी मुद्रा है इसकी तस्करी रोकने के लिए ये कानून इसी का ही हिस्सा है। दूसरा अध्यादेश है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश 2004 में ये गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश लाया गया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने हेतु, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने हेतु ये कानून लाया गया था। निवारक निरोधक कानून इसका मूल्यांकन करते हैं, इसकी आलोचना, अर्थात कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि ये कानून है लोगों के अधिकारों के खिलाफ है, अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियावादी संविधान की महान असफलता और निरंकुशता का प्रतीक है, कि यह कानून अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, प्रतिक्रियावादी संविधान की महान असफलता होती है इस कानून के द्वारा, और यह कानून एक निरंकुशता का प्रतीक है, अर्थात सरकार पर फिर कोई अंकुश नहीं रहता, लोगों के अधिकारों को नुकसान पहुंचता है, अधिकारों का अतिक्रमण होता है। और दूसरा पॉइंट है आलोचना का कि इससे दुरुपयोग की संभावना अधिक होती है। इस कानून का सरकारों के द्वारा लोगों के अधिकारों पर दुरुपयोग किया जाता है, लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है, हनन किया जाता है। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद इसका महत्व यह है कि आतंकवाद और अलगाववाद की जो वर्तमान परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जो देशों में, भारत के जैसे पड़ोसी देशों में जो आतंकवाद भारत में आ रहा है, परोस रहे हैं पड़ोसी देश, तो उन आतंकवाद और भारत के कुछ भागों में अलगाववाद की, पृथक्करण की जो प्रवृत्तियां हैं, जो पनपी है भी, उनको रोकने के लिए ये कानून आवश्यक और अत्यंत उपयोगी है। अधिकारों की आलोचना करते हैं। आलोचना के निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला बिंदु है अत्यधिक प्रतिबंध। मूल अधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाया गया है। इतना प्रतिबंध लगाया गया है कि संविधान ने एक हाथ से मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए हैं और दूसरे हाथ से ले लिए हैं। दूसरा बिंदु है शांतिकाल में स्थगन इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आपातकाल के समय जब अनुच्छेद 352, 356 या 360 का प्रयोग कर आपातकाल लगाया जाता है,
उस स्थिति में तो इन पर प्रतिबंध न्यायोचित लगता है, लेकिन शांति काल में भी मूल अधिकारों का स्थगन इनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। तीसरा बिंदु है आलोचना का कि व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को संसद की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। संसद द्वारा स्वयं पर इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करते हैं, उनका अतिक्रमण करते हैं। चौथा बिंदु है राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए प्रयोग। आज के समय में, वर्तमान परिस्थितियों में मूल अधिकारों का जो प्रयोग होता है वो राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए किया जाता है, जबकि संविधान में राष्ट्र और समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए इनकी व्यवस्था की गई है कि भाई किसी से राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा हो, कोई समाज विरोधी गतिविधियां करता हो तो उस स्थिति में प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों की, सत्ता विपक्ष के लोगों के स्वर को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगला बिंदु है वोटों की राजनीति के लिए अधिक प्रयोग। मूल अधिकारों में अल्पसंख्यक वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को विशेष प्रकार की संरक्षण की व्यवस्था की गई है, किंतु सरकारों के द्वारा इनका स्वयं पर वोट बैंक की राजनीति के लिए प्रयोग होता रहा है। आलोचना का अगला बिंदु है कि अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी के कारण स्त्रियों, बच्चों व गरीब कामगारों का शोषण व्यावहारिक रूप से रोका नहीं जा सका है। हमारे संविधान में जो तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें इन वर्गों को विशेष हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था की है, किंतु अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण इनका शोषण अभी तक भी रोका नहीं जा सका है। आलोचना का अंतिम बिंदु है वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल और खर्चीली है। इतनी लंबी और जटिल और खर्चीली है कि आम नागरिक अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। इस लंबी न्यायिक प्रक्रिया में और खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाते हैं और उन अपने मूल अधिकारों का अतिक्रमण होने से रोक नहीं पाते हैं। विद्यार्थियों, ये सब आलोचनाएं आपने पढ़ी हैं। इन सब आलोचनाओं के बाद भी मूल अधिकारों का हमने शुरू में भी पढ़ा है, मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व में। तो मूल अधिकारों का जो महत्व है वो कम नहीं है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से पहले है।